दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही थी और उस शादी में जितने भी लोग थे सभी बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे। लेकिन जिस लड़की की शादी थी उसकी माँ बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो उसकी निगाहें किसी और को ढूंढ रही हों। तभी अचानक से उस शादी के अंदर एंट्री होती है एक हिंदू व्यक्ति की, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ उस शादी में आया था। अब जैसे ही लड़की की माँ को दिखाई देता है कि एक हिंदू व्यक्ति शादी के अंदर आया है, तो वह एकदम से भागी भागी दौड़ी हुई उस व्यक्ति के पास आती है और उसके गले पर लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि भैया तुम आ गए, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। इसके बाद जो वह हिंदू व्यक्ति होता है वह उसे चुप कराता है और कहता है कि बहन, मेरी बहन की बेटी की शादी है और मैं नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि यह कैसा भाई है और यह कैसी बहन है, कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से वह उसको बहन कह रहा था। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना दिल्ली के अंदर एक रवीना नाम की लड़की रहा करती थी और वह इलाहाबाद की रहने वाली होती थी। यहाँ पर वह अपने मामा के पास रहा करती है और यहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। तभी एक दिन अचानक से उसे इलाहाबाद जाना था और इलाहाबाद जाने के लिए उसने रिजर्वेशन भी करा लिया था। शाम के समय का रिजर्वेशन था और उसी टाइम पर उसकी एक सहेली की, जो कि उसे पार्टी देना चाहती थी, वह उसको बुलाने लगती है। तब जो रवीना होती है वह सोचती है कि कोई बात नहीं, पहले पार्टी में चली जाती हूँ और उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद चली जाऊंगी। यही सोचकर रवीना वहां से सीधा अपनी सहेली के घर पर पार्टी के लिए निकल जाती है और वहां पर पार्टी करने के बाद वह वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर इंतजार करती है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसकी ट्रेन आ जाती है, जिस ट्रेन का उसने रिजर्वेशन करा के रखा था। अब जैसे ही वह उस ट्रेन के अंदर बैठती है तो देखते ही वह बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे में रवीना का रिजर्वेशन था, वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। मुश्किल से पूरे डिब्बे के अंदर एक दो महिलाएं थी और जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग थी। वही जो रवीना थी उसकी उम्र महज 19 साल के आसपास थी और 19 साल की उम्र में उसे अकेले यात्रा करना पड़ रहा था दिल्ली से इलाहाबाद के लिए। अब इस बात को देखकर वह बड़ी ही मायूस हो जाती है और डरने लगती है। सोचती है कि कहीं ट्रेन के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर क्या होगा। फिर वह एक बार दोबारा से वहां से उठती है और उठने के बाद पूरे डिब्बे के अंदर मुआयना करने के लिए चली जाती है, लेकिन उस डिब्बे के अंदर उसे कोई भी जवान महिला नहीं मिलती है और यह बात देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जब भी कोई स्टेशन आया करता था तो वह वहां से डरती डरती उठा करती अपनी सीट से और देखा कर कि स्टेशन से कोई महिला इसके अंदर चढ़ गई हो तो अच्छा होगा, उसकी भी हिम्मत बन जाएगी। लेकिन फिलहाल रात का समय था और रात के समय कोई भी महिला उस गाड़ी के उस डिब्बे में नहीं चढ़ती है। वहां पर जितने भी थे वह लड़के ही थे और लड़कों को देखने के बाद रवीना मन के अंदर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। बैठी बैठी सहमी से उन सभी की तरफ देख रही थी और उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सामने वाली सीट पर ज्यादातर लड़के थे और वह सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के की नजर रवीना के ऊपर चली जाती है और वह उसके डर को भांप लेता है। इसके बाद वह लड़का फिलहाल तो उससे कुछ नहीं कहता है और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहता है। जब थोड़ी देर में उसे लगता है कि अब बात करनी चाहिए, वह कहता है कि देखिए, मेरा नाम सलीम है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। अब इस बात को सुनते ही रवीना, जो पहले से ही काफी ज्यादा डरी हुई थी, वह और भी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मुझसे बात कर रहा है, अब ना जाने इससे आगे क्या होगा। तो वह उसको कुछ अपना नाम तो नहीं बता पाती है, बस ऐसे ही चुपचाप उसकी तरफ घूर घूर कर देखती रहती है। जो सामने लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम सलीम था, वह इस डर को भाप जाता है और वह कहने लगता है कि देखिए, कोई बात नहीं, अगर आप नाम नहीं बताना चाहती हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यह बता सकती हो कि आप कहां जा रही हो। इसके बाद रवीना जैसे तैसे करके हिम्मत करती है और हिम्मत करते हुए उसे बताती है
कि मैं इलाहाबाद अपने घर जा रही हूँ, मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया करती हूँ। अब इस बात को सुनते ही सलीम एकदम चौंक जाता है और कहने लगता है कि इलाहाबाद इलाहाबाद तो मेरी नानी का घर है, और इस हिसाब से आप मेरी बहन लगी तो मैं तुम्हारा भाई हुआ, तो इसके बाद भी आप मुझसे अपना नाम नहीं बताने को तैयार हैं। अब जैसे ही सलीम ने भाई बहन का नाता बना लिया तो इसके बाद रबीना भी थोड़ी सी बात करने में इच्छुक होने लगती है और वह उससे बात करने लगती है। बातों के दौरान जो सलीम होता है उससे ढेर सारी बातें बताता है इलाहाबाद के बारे में, और इलाहाबाद के अंदर रह रही उसकी नानी के बारे में वह कहता है कि मेरी नानी का घर फला कॉलोनी में है और वह वहां पर रहा करती हैं, और मेरे जो नाना है वह पुलिस में बहुत बड़े अफसर हैं। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद धीरे धीरे रबीना का जो डर था वह गायब होने लगता है, क्योंकि वह सच में ही इस लड़के को अपना भाई समझ रही थी। इसी तरह से कुछ देर तक और भी बातें होती हैं तो रबीना भी अपने बारे में ढेर सारी बातें सलीम को बता देती है और कहती है कि मैं दिल्ली में रहा करती हूँ और दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। वहां पर मेरे मामा रहा करते हैं और मामा के यहाँ से ही मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। अब मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ, और यह मैं पहली बार अकेले ही यात्रा कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन जब से आपने मुझे बताया कि आप भी वहां के रहने वाले हो तो मेरा डर मानो एकदम से गायब सा हो गया हो। अब इस बात को सुनकर सलीम हंसने लगता है और धीरे धीरे जो रबीना है उसका पूरा डर पूरा भय सब कुछ गायब हो जाता है और वह वहीं पर आराम करने लगती है। भाई के होते हुए बहन को भला क्या दिक्कत होगी, यही बात सोचकर रबीना उस ट्रेन में चैन की नींद सो जाती है और धीरे धीरे उसका स्टेशन भी आ जाता है। लगभग 10 से 12 घंटे का सफर तय करने के बाद रबीना का स्टेशन आने ही वाला था तो रबीना अपनी सीट पर बैठ जाती है और बैठकर फिर से सलीम से बात करने लगती है। सलीम भी सो गया था लेकिन रबीना के जगाने पर वह जग गया था और फिर से उससे बातें करने लगता है। इसके बाद जब रबीना का स्टेशन आ जाता है और उसे उतरना ही था तो वह एक पर्ची निकालती है और उस पर्ची पर अपना एड्रेस लिखकर सलीम को देने लगती है और कहती है कि भाईजान, अगर आपको कभी नानी के यहाँ पर आना हो तो हमारे घर जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी चाह कर भी नहीं भूल सकती। इसके बाद सलीम उस पर्ची को लेता है और लेने के बाद उसे वापस कर देता है। कहता है कि बहन मुझे माफ करना, दरअसल तुम जब से ट्रेन में बैठी हुई थी तब से तुम्हारे चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो इसी वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी नानी इलाहाबाद में नहीं रहा करती हैं, दरअसल हम सभी लोग घूमने के लिए जा रहे थे और जब आपको डरे और सहमे से मैंने यहाँ पर आपको बैठना देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए और बातें करके आपका डर गायब किया जाए। इसी वजह से मैंने आपसे यह सब कुछ कहा था और मैं तो आज तक इलाहाबाद आया भी नहीं हूँ। अब इस बात को सुनते ही रबीना बड़ी ही हैरान हो जाती है, क्योंकि यह लड़का उसे जानता पहचानता तक भी नहीं था, लेकिन इसकी वजह से आज उसने ट्रेन में अच्छी तरह से यात्रा की और बेखौफ होकर वह अपनी सीट पर आराम करती रही। इसके बाद रबीना कहने लगती है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो जीवन में कभी भी तुम्हें इलाहाबाद आना पड़े तो मुझसे मिलकर जरूर जाना और यह एड्रेस तुम मेरा रख लो। ऐसा कहकर रबीना उस एड्रेस को देने लगती है और सलीम उस एड्रेस को लेकर अपने जेब में रख लेता है। इसके बाद रबीना का रेलवे स्टेशन आ जाता है और रबीना उस स्टेशन पर उतरने लगती है। सलीम रबीना के सामान को लेता है और रबीना के उतरने में मदद करता है। उतरने के बाद वह उससे कहने लगता है कि बहन ए लो, अब तुम्हारा स्टेशन आ गया और अब तुम आराम से अपने घर चले जाओ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। और एक बात और आपसे कहनी है कि सभी लड़के बुरे नहीं हुआ करते, लड़कों में बाप और भाई जैसे रिश्ते भी हुआ करते हैं, तो सभी को एक पल्ले में तौलने की गलती ना करें। सभी तरह के लोग इस दुनिया में रहा करते हैं। ऐसा कहकर सलीम वहां से जाने लगता है और सलीम को जाते हुए देखकर रबीना को लग रहा था कि जैसे उसका सगा भाई उसे छोड़कर जा रहा हो। तभी सलीम वापस मुड़ता है और वापस मुड़ने के बाद अपने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और रबीना के हाथ में थमा देता है। कहता है कि बहन, दिल्ली में ही हमारा एक छोटा सा काम है, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक होकर वहां पर आ जाना और मैं आपकी जितनी भी हो सकेगा उतनी मदद कर दूंगा। अब जैसे ही रबीना उस कार्ड को देखती है तो देखने के बाद उस सलीम से कहने लगती है कि शायद ये आपने गलत कार्ड दे दिया है, लेकिन तभी सलीम रबीना की तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि ये सही कार्ड है और मैं अपना नाम आपको गलत बताया था, मेरा नाम असल में पंकज है, क्योंकि उस कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ था
वह पंकज था और रबीना समझ रही थी कि कहीं इसकी जेब में किसी और का कार्ड हो और उस कार्ड को मुझे देकर चला गया है। अब इस बात को देखकर रबीना हैरान तो होती है लेकिन हंसते हुए पंकज को विदा करती है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रबीना की शादी भी हो जाती है और रबीना के बच्चे भी हो जाते हैं। रबीना को एक लड़की हुई थी और एक छोटा सा लड़का था और 2 बच्चों के बाद रबीना ने और ज्यादा बच्चे नहीं किए थे। रबीना की शादी उसके घर वालों ने दिल्ली में ही करा दी थी और दिल्ली के अंदर ही रबीना रहने लगती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ भी वह उन बातों को नहीं भूल पा रही थी जो उस ट्रेन के अंदर उसके साथ हुआ था। एक हिंदू लड़के ने उसकी मदद की थी, अनजान होते हुए भी। वह भी एक भाई बनकर। ऐसा भला आज के समय में कौन करता है। इसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद रबीना की बेटी शादी के लायक हो जाती है। अब जैसे ही बेटी शादी के लायक होती है तो उसके बाद रबीना अपनी बेटी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगती है और रिश्ता ढूंढने से उसे एक लड़का मिल भी जाता है। अब इसके बाद रबीना अपनी बेटी की शादी तय करा देती है और तय कराने के बाद शादी का मुहूर्त निकाल दिया जाता है। लेकिन बेटी की शादी के टाइम पर उसे अपने भाई की याद बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वह बार बार सोचा करती है कि अगर उसका भाई होता तो बहुत ही अच्छा रहता। दरअसल रबीना की भाई की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई थी एक हादसे में और उसके बाद से रबीना बार बार अपने भाई को याद किया करती है। भाई के बच्चे तो थे जो यहाँ पर आकर भाई का फर्ज निभा देंगे, लेकिन भाई नहीं था और यह बात उसे बार बार खटका करती है। इसके बाद रबीना एक दिन अपनी बेटी को लेकर शादी की शॉपिंग कराने के लिए मार्केट जाती है और मार्केट के अंदर उसे पंकज की वहीं पर कॉस्मेटिक की दुकान मिल जाती है। जिस कॉस्मेटिक की दुकान का कार्ड उस दिन पंकज ने उसके हाथ पर रखा था, उस दुकान को देखने के बाद उसे कुछ ना कुछ याद आता है, लेकिन फिलहाल वह इन सभी बातों को भूल चुकी थी क्योंकि ये काफी ज्यादा पुरानी बात है। और उस टाइम पर पंकज ने जो कार्ड दिया था वह स्टेशन से आने के दौरान ही उसके पास से गुम हो गया था और उसका चक्कर यहाँ पर कभी भी नहीं लगा था। इसी वजह से वह पंकज से नहीं मिल पाई थी। लेकिन जैसे ही बेटी की शादी की शॉपिंग कराने के लिए वह इस कॉस्मेटिक की दुकान पर आती है तो उसकी वह सारी बातें ताजा हो जाती हैं और सामने उससे पंकज बैठा हुआ दिखाई देता है। पंकज की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी और उसने अपने चेहरे पर मूछें रखना भी स्टार्ट कर दिया था। जब पहले उसकी मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पर पंकज मूछें नहीं रखता था, लेकिन आज वह एक प्रोफेशनल दुकानदार की तरह दिखाई दे रहा था जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं और साधारण से उसने कपड़े पहन कर रखे हैं। वह लोगों को सामान दिखाने में इतना व्यस्त है कि वह रबीना को भी आम ग्राहक समझकर सामान दिखाने लगता है, लेकिन जो रबीना होती है वह उसकी तरफ गौर से देखने लगती है और थोड़ी देर बाद देखने के बाद वह उससे कहने लगती है कि भैया आपका नाम पंकज है ना। अब जैसे ही पंकज देखता है कि यह महिला मेरी दुकान पर पहली बार आई है और यह मेरा नाम क्यों ले रही है, क्योंकि पंकज के बोर्ड पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, कार्ड पर तो उसका नाम लिखा था। लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि हो सकता है किसी जानकार ने भेजा होगा, तो वह कहने लगता है कि हाँ बहन, मेरा ही नाम पंकज ही है, बताइए आपको क्या चाहिए। तो रबीना कहने लगती है कि भैया क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। अब इसके बाद पंकज उसकी तरफ गौर से देखने लगता है और कहता है कि नहीं बहन जी, आप मेरी पहचान में नहीं आ रही हैं, आप कौन हैं जरा बताइए। तो उसके बाद रबीना कहने लगती है कि भैया शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाई हूँ। याद करो उस दिन को जिस दिन मैं ट्रेन में बैठी हुई थी और आपने सलीम बनकर मुझे हौसला दिया था ताकि मैं उस ट्रेन में आसानी से सफर कर सकूं, जबकि आप मुझे जानते तक भी नहीं थे। इसके बाद पंकज अपने दिमाग पर गौर करता है और गौर देने के बाद उसे पहचान लेता है। इसके बाद पंकज रबीना को अंदर दुकान में बिठाता है, क्योंकि उसकी एक बड़ी सी दुकान थी। यहाँ पर रबीना और रबीना की बेटी को उसने बिठा दिया था और बिठाने के बाद अपने दुकान से एक लड़के को चाय लेने के लिए बोल देता है। रबीना वहां पर बैठती है और पंकज और रबीना के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं। बातों के दौरान उसे सारी कहानी पता चल जाती है, क्योंकि पंकज ने पूछा था कि बहन अगर आपको मैं अब तक याद हूं तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो वह कह देती है कि भाई तुम्हारा वह कार्ड जो आपने दिया था वह रेलवे स्टेशन पर ही मुझसे कहीं गिर गया था और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी, लेकिन आज जैसे ही आपको देखा तो एकदम से पुरानी सारी यादें ताजा हो गई।
और मुझे लगा कल की वह बात है जब आप मुझे एक भाई बनकर सांत्वना दे रहे थे और वहां पर हिम्मत से रहने के लिए भाई बनकर आपने मुझे हिम्मत दी थी। इसके बाद रबीना पंकज से पूछने लगती है कि भैया आप इतने बड़े हो गए हो लेकिन आपका कभी भी इलाहाबाद में चक्कर क्यों नहीं लगा। तो वह कहता है कि बहन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जो पर्ची आपने लिखकर मुझे दी थी उस पर्ची को मैं अपने साथ ले गया था और घूमने के लिए हम गए ही थे, लेकिन जहां पर हम घूमने के लिए गए थे वहां पर अचानक से बारिश होती है और बारिश के कारण वह पर्ची मेरे जेब के अंदर भीग जाती है और भीगने के बाद वह पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसके बाद में कई बार इलाहाबाद जाता हूं लेकिन मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं था, तो मैं तुमसे किस तरह से मिलकर आता। इसके बाद रबीना पंकज से कहने लगती है कि देखो भैया अब मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी की शादी में आपको सपरिवार आना होगा। इसके बाद पंकज भी हामी भर लेता है, कहता है कि ठीक है बहन मैं जरूर आऊंगा और जो मेरा फर्ज होगा उससे निभाऊंगा। ऐसा कहकर पंकज एग्री हो जाता है और रबीना पंकज से उसका नंबर लेती है और पंकज को पूरा एड्रेस भी दे देती है जहां पर उससे आना था और साथ में अपना नंबर भी दे देती है। इसके बाद रबीना अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुट जाती है और पंकज से फोन करके शादी में आने के लिए कह देती है। जैसे ही शादी का दिन होता है तो शादी के दिन सभी गेस्ट आ गए थे, सभी लोग शादी का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रबीना की निगाहें पंकज को ढूंढ रही थी क्योंकि आज भी वह उसे अपना सगा भाई समझती है और उसके आने की राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद पंकज अपने परिवार के साथ उस शादी में पहुंचता है और जैसे ही रबीना पंकज को वहां पर आते हुए देखती है तो एकदम से भागी दौड़ी जाती है और उसको गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि शादी के समय में उसे अपना सगा भाई बहुत ज्यादा याद आ रहा था और पंकज के आने से उसकी सारी कमी पूरी हो गई थी। इसके बाद पंकज रबीना को चुप कराता है और कहने लगता है कि बहन इस तरह से क्यों रो रही हो। इस बात को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति है और हिंदू व्यक्ति के गले लिपट करके फूट फूट कर रो रही थी। वह सभी लोग जानना चाहते थे कि ये क्या कहानी है। तभी उनमें से एक व्यक्ति होता है जो कि रबीना के पास आता है और उसे साइड में ले जाकर उससे पूछने लगता है। इसके बाद जैसे ही वह व्यक्ति उससे पूछता है तो वह सोचने लगता है कि इस कहानी के बारे में अगर सभी को पता चले तो बहुत ही अच्छा होगा। वहां पर एक छोटा सा म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था तो रबीना उस स्टेज पर जाती है अपने भाई को लेकर और वहां पर सभी लोगों के सामने इस कहानी को सुनाती है। जैसे ही सभी लोग इस कहानी को सुनते हैं तो सभी लोग पंकज की और रबीना की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद शादी होती है और शादी के अंदर जो पंकज होता है लड़की के मामा के सारे फर्ज निभाता है। शादी संपन्न हो जाती है और उसके बाद भी रबीना और पंकज के घर का आना जाना लगा रहता है। पंकज के परिवार वाले रबीना को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं और रबीना के परिवार वाले भी पंकज को और उसके परिवार को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं। दोस्तों यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक ऐसा रिश्ता देखा गया जिस रिश्ते को देखने के बाद आज भी लोग उस रिश्ते की मिसाल दिया करते हैं। रबीना के घर पर जब भी पंकज आया करता है और रबीना के सगी संबंधी उसको देखा करते हैं जो उसे नहीं जानते थे तो वह लोग उससे जब कहानी पूछते हैं तो वह लोग भी बड़े ही हैरान होते हैं। आज तक भी रबीना और पंकज के घर में आपसी संबंध ऐसे ही हैं कि दोनों के घर में किसी के भी घर में कोई फंक्शन होता है तो दोनों परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।